बारे में बताने वाला हूँ। हमें वो युद्ध का बहुत गौरव होना चाहिए। विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में, भामाशाह के नेतृत्व में राणा जी ने वो हमला बोल दिया था। और उस युद्ध में जो सेनापति था मुगलों का, सुल्तान खान था, भाले का ऐसा प्रहार किया कुंवर अमर सिंह ने, तो भाला उसको चीरते हुए, घोड़े को चीरते हुए जमीन में गया। आखिरी वक्त सुल्तान खान ने राणा जी से पूछा, मुझे उस वीर को देखना है जिसने इस हमला किया। और उस वीर को देखते हुए राणा जी ने क्षत्रिय धर्म निभाते हुए सुल्तान खान को, उस वीर अमर सिंह को सामने पेश किया कि इस युवक ने प्रहार किया है। इस प्रहार करते वक्त उसको पानी पिलाया, बाद में उसको पानी पिलाया और उसने जान छोड़ दी। इतना युद्ध भयंकर था वो कि वो युद्ध में एक भी मुगल बच नहीं पाया। और युद्ध के बाद जो 36 छावनियां थी उसमें से एक भी मुगल राजपूताना में, मेवाड़ में, अरवली पर्वत में बचा नहीं, सब आगरा भाग गए। सिर्फ 56 छावनियों के मुगल आगरा भाग नहीं गए, अकबर आगरा से लाहौर भाग गया। इतना वो युद्ध गौरवशाली था। और कुछ एक संदेहपूर्ण घटना थी, कुछ इतिहासकार इसके बारे में संदेह जताते हैं, लेकिन एक ऐसी घटना घटी थी। वो इस युद्ध के दौरान, देवरी छापली युद्ध के दौरान कुंवर अमर सिंह को सुल्तान खान का जो गवर्नर था, जो सेनापति था, उसका जनन खान हाथ लग गया। वो औरतें और लड़कियां और बेटियां उसके हाथ में लग गई, उसको अमर सिंह ने कैद किया। लेकिन ये बात जब राणा प्रताप जी तक पहुंची तो राणा प्रताप जी अपने बेटे पर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, हम महिलाओं से नहीं लड़ते, तुरंत उनको बाइज्जत रिहा किया जाए। तुरंत उनको बाइज्जत रिहा किया गया। हमारे जो वीर पुरुष है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, राणा प्रताप सिंह जी ने, ये शूर थे, इन्होंने ये बहुत इनकी शूरता बताई। इनके साथ उन्होंने अपने जीवन में कुछ मौलिक विचार भी अपने बात छोड़ गए, कि जिन्होंने कहा कि औरतों का सम्मान होना चाहिए। शिवाजी महाराज के वक्त कहा गया था, पर नारी माते समान। और राणा प्रताप जी ने कहा था कि हम महिलाओं के साथ युद्ध नहीं करते, नारी सम्माननीय मूर्ति है, भोग की वस्तु नहीं है। तुरंत अमर सिंह को संदेशा दिया और वो नाराजगी बहुत दिन तक रही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राणा जी ने कहा, महिलाओं से नहीं लड़ते, तुरंत छोड़ दिया गया। और 1582 के बाद अकबर बंगाल, बिहार, पश्चिमी ओर से जिस बाजुओं से उसको उठा हुए, उसी के कारण विद्रोह हुए, उसी के कारण उसने मेवाड़ का नाच छोड़ दिया। क्योंकि राणा प्रताप जी के साथ अब कुंवर अमर सिंह था, और वो कुंवर अमर सिंह की वीरता को भी, शौर्य को भी बहुत जानता था। 1582 के बाद महाराणा प्रताप जी ने चावंड से अपना कारोबार शुरू किया। फिर उन्होंने जनता के विकास के काम शुरू किए। 1582 के बाद जिन्होंने शहादत की, जिनकी वीरगति प्राप्त हुई, ऐसे जो परिवार थे, उन परिवारों को पुनर्वसन किया। खेती बाड़ी में फसल के लिए, फसल बढ़ने के लिए कोशिश की। उन्होंने सुशासन किया, अपना एक प्रशासन व्यवस्थित किया, और उस वक्त अपने प्रजा को जितना प्यार देते वो दे दिया। लेकिन उसके दौरान हल्दी घाटी से तो देवरी छापली के दौरान एक कहानी सुनाई जाती है घास की रोटी की। मित्रों, मैं आपको घास के रोटी के बारे में बताता हूँ। कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते, लेकिन घास के रोटी का किस्सा ऐसा है कि जो 1576 के बाद जो कुछ मुश्किलें आई, महाराणा जी पर कुछ मुश्किलें आई, उनको जंगल में रहना पड़ा, वनवास में रहना पड़ा। तब कभी कभी उनके साथ उनका परिवार था, रानियां थी, उनके राजकुमार थे, उनके बेटे थे, बेटियां थी। उनको 17 बेटे थे, 5 बेटियां थी। तो जंगल में कभी कभी उनको खाने के लिए ऐसा कहा जाता कि घास की रोटी बनाते थे। घास की रोटी मतलब ऐसे कुछ उपजाऊ तृण होते हैं, घास होते हैं, उनके बीज होते हैं। उस अरवली पर्वत में अलग अलग प्रकार के घास आती थी, और वो घास जो बहुत सारी प्रकार की होती थी, गवारफली जैसी होती थी, और सारी घास जैसी होती थी। वो घास के बीज को पीसकर उस आटे से रोटियां बनाती थी। और वो रोटियां बनाते से वो रोटियां, उसमें से आधी रोटी शाम तक भी रखना पड़ती थी। इतना मुश्किल वक्त भी राणा प्रताप जी के जीवन में था। लेकिन अधीनता स्वीकारने के बजाय हम इस मुश्किल दौर का सामना करेंगे, लेकिन संधि सुलह नहीं करेंगे, ये इस पर वो ठाम थे। एक दिन तो ऐसा वक्त आ गया कि रोटी बनाई गई। रोटी बनाने के बाद अपने बच्चों को रोटी दी गई, और जंगली बिल्ली आ गई और वो रोटी लेके निकल गई। राणा जी के आंख में आंसू आ गए कि आज मेरे परिवार के बच्चों को रोटी बिल्ली लेकर गई। लेकिन राणा जी अपने मन को दुखी हो गए,
लेकिन तब भी उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। और बीकानेर के महाराज का जो भाई पृथ्वीराज था, बीकानेर के महाराज का भाई था पृथ्वीराज, जो बंदी बनाया था अकबर ने उसके दरबार में। अकबर बोला पृथ्वीराज को कि इतने हाल चल रहे हैं, इतनी मुश्किलें चल रही है कि महाराणा प्रताप अब संधि सुलह करने वाले हैं। पृथ्वीराज बोला कि कभी हो नहीं सकता कि सूरज पश्चिम की ओर निकल सकता है, लेकिन राणा जी कभी सुलह नहीं कर सकते। इतना विश्वास राणा जी पर सबों पर था। इतने विश्वास के साथ राणा जी ने काम किया। राणा जी के 1582 से लेकर 1597 तक राणा जी ने अपनी जो उर्वरित जीवन था वो आम जनता के विकास के लिए उन्होंने काम किया। फिर नहर खुदवाना, खेती बाड़ी के लिए काम करना, इतने काम राणा जी ने किए। राणा जी के मुश्किल दिनों में भी राणा जी ने अपने विचार, संस्कृति, परंपरा को कभी ढलने नहीं दिया। जब उनका आखिरी वक्त आया, जब उन्होंने सुशासन करते वक्त 9 मई 1540 से लेके 1597 तक 57 साल की उनको आयु मिली। उनके गुण थे, उनके शूरता जैसे गुण थे, त्याग मूर्ति थी, उन्होंने शौर्य बलिदान किया। जब वो काम कर रहे, जब 1597 में एक बाग था, वो जंगल में था, लेकिन वो जो मवेशी थे, जो पशुपालक थे, उनकी गाय भैंसे भेड़ बकरिया को खाता था। ये खबर राणा जी तक आई। राणा जी ये खबर आने के बाद राणा जी ने खुद शिकार पर गए। शिकार पर उस बाघ को मारते वक्त उन्होंने धनुष्य की जो प्रत्यंचा की जो डोर थी वो इतने जोर से खींची कि वो जो डोर खींचते वक्त उनके हाथ, मतलब जो अपने पेट में उनको तकलीफ हुई, और वो तकलीफ होने के बाद वो बीमार गिरने के बाद उन्होंने अपने अंतिम समय तक कोशिश की, लेकिन उनकी जो अंतिम समय था 1597 में, जनवरी 1597 में उन्होंने अपना देहांत हुआ उनका। जब उनका देहांत की खबर, मैंने पहले आपको बताया था, उनके देहांत की खबर तब आगरा में नहीं था अकबर, अमर सिंह के डर के वजह से वो लाहौर में गया था अपनी राजधानी लेकर। जब ये राणा प्रताप जी की अंतिम देहांत की खबर लाहौर के दरबार में अकबर के पास पहुंचती है, अकबर के पास पहुंचते हैं, तो उस अकबर के दरबार में दुरसा आड़ा करके एक चारण भाट था, एक कवि था। जब वो खबर आती है तो दुरसा आड़ा जोर से खड़ा होता है और वो वहां पे कविता करता है, वहां पे बोलता है, पूरे भरी दरबार में बोलता है, राणा उल्लोहोत प्रताप उल्लोहोत राणा तुम जीत गए, प्रताप उल्लोहोत राणा तुम जीत गए। तुमने कभी हार नहीं मानी, तुमने कभी अपनी घोड़ों को शाही मोहर नहीं लगाई। प्रताप उल्लोहोत राणा, तुमने अपने घोड़ों को कभी शाही मोहर नहीं लगाई। तुमने कभी शाही झरोके के नीचे आकर अपनी इंतजा नहीं की। तुमने कभी आकर शाही झरोके के नीचे आके इंतजा नहीं की। तुम नवरोज में भी कभी मिलने नहीं आए। राणा उल्लोहोत प्रताप राणा, तुम जीत गए। आज तुम्हारे देहांत की खबर दरबार में आई तो देखो अकबर का सर झुक गया है, उसके अश्रुधार बह रहे हैं और उसने अपनी जबान दांत के नीचे दबा ली है। उल्लोहोत प्रताप राणा, तुम जीत गए। तुमने कभी घोड़ों को शाही मोहर नहीं लगाई, तुमने कभी झरोके के नीचे इंतजा नहीं की और तुम कभी नवरोज भी नहीं आए। तुम जिस आचार विचार में जीते थे, जैसे तुम्हारे मूल्य विचार थे, आखिरी जान तक तुम वैसे रहे। ऐसे विचार दुरसा आड़ा ने उस अकबर के दरबार में किए। और जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की खबर औरंगजेब में सुनने के बाद औरंगजेब ने खुदा से कहा था कि खुदा, आज स्वर्ग के पूरे दरवाजे खुले रखना कि इस धरती का सबसे अच्छा राजा ऊपर आ रहा है। उसी तरह अकबर ने भी खुदा से इंतजार की कि आज धरती का सबसे अच्छा राजा का देहांत हो चुका है। दुरसा आड़ा ने इतनी अच्छी श्रद्धांजलि उनको बता दी। मित्रों, इस धरती पर, इस राजपूताना पर पश्चिमी ओर से जब शक, हुकून, पश्तून, तुर्क, अफगान जैसे बर्बर लोगों के हमले हुए, वो सबसे पहले हमले हमारे राजपूत लोगों ने अपने आंग पर झेले।
इस धरती, देश, धर्म और माटी के लिए सबसे ज्यादा खून हमारे राजपूतों ने बहा है। ये जो सिंध संस्कृति है, जो आर्य संस्कृति है, ये जो नागर और हाल संस्कृति, हमारे संस्कृति में पहली बार नागर चला है, हाल चला है। इस सिंध संस्कृति और आर्य संस्कृति में देश के लिए, धर्म के लिए और माटी के लिए, इस माटी की सबसे सिंचाई हमारे पुरखों के लहू से हुई है। हमारे पुरखों ने इस धरती पर बहुत त्याग किया है, बलिदान किया है और शौर्य किया है। और शौर्य की गाथा मैंने आज आपके सामने पेश की। मैं आपको और कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ऐसा इतिहास नहीं है जो देश, धर्म और माटी के लिए अपने खून का बौछार कर दे, जो पवित्रता और चारित्र्य और स्वत्व के लिए जोहर कर दे। हमारी ऐसी रानियाँ थी, माँ बहनें थी। जो इतिहास हमारे साथ है, जो इतिहास हमने देखा है राणा जी का इतिहास हमें बहुत एक स्फूर्तिदायक है। त्याग, बलिदान और शौर्य का इतिहास है। आज उनकी जयंती है, उनको नमन करता हूँ। लेकिन और भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि आज हमारा जो 400-500 साल का इतिहास है, जो इतिहास त्याग का, बलिदान और शौर्य का है, आज हमें क्या सोचना चाहिए? आज पूरे भारतवर्ष में राजपूत बिखरा हुआ है, बहुत अच्छे संख्या से है, इकट्ठा नहीं है, बात अलग है। लेकिन आज हमें क्या तलवारों से, ढालों से, भालों से काम चलेगा? नहीं चलेगा। आज की तलवार और ढाल भाले किताब है। आज हमें सबसे पहली बात कि शिक्षा पे जोर देना चाहिए। जो प्राथमिक व्यवसाय है, खेती बाड़ी है, पशुपालन है, इस पर हमारा समाज निर्भर है, उस पर हम जी रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारी वित्तीय अवस्था कठिन परिस्थिति में जा चुकी है। अब हमको शिक्षा के साथ साथ व्यापार करना पड़ेगा, उद्योग करना पड़ेगा, व्यवसाय करना पड़ेगा। हमारे भाइयों को आगे लाना पड़ेगा। जो किरण जी, उदय जी, सचिन दादा, शांताराम भैया, बहुत सारे राज भैया सब जो कर रहे हैं, पुलगांव से कर रहे हैं, नांदेड़ से कर रहे हैं, नासिक से कर रहे हैं। आज हमारी तलवार ढालों से काम नहीं बनेगा। आज हम किताब और कंप्यूटर के साथ आगे जाना पड़ेगा। दुनिया छोटी हो चुकी है, दुनिया पूरे घर जैसा बन चुका है। सोशल माध्यम के तरह से हमें एक जुड़ना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। जनतंत्र में माँ रोटी उसको देती है, पिताजी बाजार से लाया हुआ खाऊ जो मिठाई उसको ज्यादा देते हैं जो ज्यादा रोता है। हम रोने वाले में से नहीं है। लेकिन जनतंत्र में अगर हम इकट्ठा नहीं होंगे, हमारी एकता नहीं रहेगी, हमको जनतंत्र के फल नहीं मिलेंगे। 1935 में नासिक जिले में येवला में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने बौद्ध जनों की एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि आज कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस्लाम धर्म सुरक्षित है। उनको पता है कि मेरे साथ मेरी जाति है। अंबेडकर जी ने कहा था वो सामाजिक सुरक्षा उनको मिली है। उसके बाद बौद्ध जनों ने सामाजिक सुरक्षा क्रिएट की, उनकी एकता हो गई। आज सामाजिक सुरक्षा के साथ हमें एकता की बहुत जरूरत है। आज बिखरा हुआ समाज है, जहां हम ज्यादा संख्या में है वहां में झगड़े है, जहां हम अकेले हैं वहां सुरक्षित है। आज हमसे सबसे बड़ी बात है कि हमें एकता की जरूरत है। अगर हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ करना है तो हमें एकता की बहुत बहुत जरूरत है। इस एकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। एक हमें मोरल सपोर्ट के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए हम सब एक होना बहुत जरूरत है। इस जनतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में, इस सत्ता में अगर हमारी भागीदारी बढ़ाना है तो हमें एकत्र होना है। क्योंकि सत्ता के सिवाय तो विकास नहीं होगा। हमारे अस्तित्व अब तो इस वक्त आ चुका है कि हमें अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी। बहुत छोटे छोटे समाज एक हो चुके। 10 साल पहले हम बहुत बिखरे हुए थे। मैं बहुत खुश हूँ कि बीते 5-10 साल में हमारे समाज की एकता बहुत हो गई। और एकता करने वाले सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एकता की बहुत ज़रूरत है। और एकता करते वक्त ऐसा कभी नहीं, राणा जी ने हमें धर्म भेद नहीं पढ़ाया, वर्ण भेद नहीं पढ़ाया। हम वर्ण व्यवस्था को कभी नहीं मानते। राणा जी ने नहीं माना, हम नहीं मानते। हमारा 1500 सदी में, 1600 सदी में वर्ण व्यवस्था राजपूत में कभी नहीं थी। हम पे ठप्पा लगाया जाता है कि राजपूत एक क्षत्रिय और वो वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा देते। ना राणा जी ने दिया है, ना हमारे कोई राजा ने दिया है, ना हमारे पुरखों ने दिया है। राजपूत विविध धर्म जाति में बांट गए, विविध जातियों में बांट गए, लेकिन वर्ण व्यवस्था को कभी बढ़ावा नहीं दिया। हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ है, लेकिन हम क्षत्रिय है, क्षत्रियत्व बचाना चाहते। क्षत्रिय बचाता है, मारता नहीं। और हमें एक याद रहना चाहिए, हमें क्षत्रियत्व बचाना है, हमारी शुद्धता बचाना है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी परंपरा क्या है, हमारी भाषाएं हमको बचाना है।
आने वाले पीढ़ियों को हमारी संस्कृति परंपरा, हमारी सभ्यता बताना है। हम एक सभ्य संस्कृति के वंशज हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति की सभ्यता है। सभ्यता, परंपरा, संस्कृति हमारे आने वाले पीढ़ियों को देने के लिए हमें एक होना बहुत जरूरी है और सब एकता के साथ चलना बहुत जरूरी है। इस वक्त मैंने बहुत कोशिश की, आज वापिस फिर से सब राजपूत राजाओं को नमन करता हूँ, जोहर करने वाले वो माँ बहनों को नमन करता हूँ, सब कुल देवताओं को नमन करता हूँ। आज मैं राणा प्रताप जी को मन से नमन करता हूँ कि जो मैं भगवान मानता हूँ। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि चाहे आप अंग्रेजी तिथि के अनुसार या ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जो हिंदू तिथि की मनाए, लेकिन हमें नाज होना चाहिए कि हम राजपूत हैं। हम राजपूत होने का नाज होना चाहिए, लेकिन गर्व नहीं बोल रहा मैं, एक स्वाभिमान होना चाहिए। मैं सबसे एक अपील करता हूं कि हम बहुत सारे दिन इस भारतवर्ष में मनाते हैं, दुनिया में मनाते हैं। अहिंसा दिन मनाते हैं बापू जी की जयंती पर, बाल दिन मनाते हैं चाचा जी के जयंती पर, बहुत सारे दिन मनाते हैं। क्या राणा जी के जयंती पर स्वाभिमान दिन भारतवर्ष में मनाया जाए या नहीं, आप बताइए मुझे। और आज से हम राणा जी का जन्मदिन ये राष्ट्रीय स्वाभिमान दिन मनाएंगे कि जिन्होंने अपने स्वाभिमान से देश धर्म और माटी के खातिर मुगलों की अधीनता स्वीकार की नहीं और आखिर लहू के आखिरी कतरे तक देश धर्म और माटी को बचाते रहे। मैं आपसे अपील करता हूं कि आज से मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि हम राणा जी का जन्मदिन एक राष्ट्रीय स्वाभिमान दिन मनाएं। हम राष्ट्रीय स्वाभिमान दिन के दिन वीर पुरुषों की गाथा सुने, बच्चों को सुनाएं और उस दिन एक विशेष ध्वज लहराकर और शाम को हमारा जो पारंपरिक भोज है वो बनाकर इस दिन को मनाना चाहिए। लापसी मैं एक विनती करता हूँ, इस जन्मदिन राजपूतों का जो खाना है, जो पारंपरिक खाना है, रवे की लापसी वो बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रसाद है, हम कुल देवियों का प्रसाद है और हमारा पुराना खाना है, उसको बनाकर हम इस दिन को मनाना चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की राणा जी के बारे में आपको बताने की। मैं आपको आखिरी में बोलता हूँ, सब जन अपना माइक चालू करेंगे। मैं बहुत कोशिश की, अगर मुझसे गलत हुआ होगा कुछ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरा पहला प्रयास था, मैंने बहुत अच्छा आपको बताने की कोशिश की। मैं आखिरी में आपको मानता हूँ, मैं आपको अपील करता हूँ, बोलो महाराणा प्रताप की। और मैं आखिरी में बताता हूँ कि राजपूत उद्योग ग्रुप ने मुझे, जो किरण भैया है, उदय भैया है, राज भैया है, जय भैया है, शांताराम भैया है और बहुत सारे एक्टिव लोग हैं, मुझे अभी पहचान नहीं, मैं नाम लेना भूल गया हो तो नाम नहीं लिया तो आप कुछ बताओ, मान मत लो। तो मैं आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे आपने इस राणा जी के बारे में कुछ कहने की कोशिश की। कुछ गलत हुआ तो माफ़ी मांगता हूँ और आज फिर से नमन करता हूँ और मेरी बात यहाँ पे मेरे अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय राणा जी, जय राम जी।